सभी साथियों को नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, क्रैश कोर्स के क्रम में इतिहास का जो प्रमुख विषय चल रहा था उसमें आपने गुप्तोत्तर काल पढ़ा और गुप्तोत्तर काल के पश्चात जहाँ पर राजपूतों का शासन आता है उसमें मैंने बताया था कि राजपूत किस प्रकार से जो उद्भव हुआ और उसके पश्चात जो है प्रमुख कौन कौन शासक थे जो दिल्ली पर या उत्तरी भारत पर काबिज होते हैं। भारतीय इतिहास में उसे क्या कहते हैं? राजपूत काल। राजपूत काल की जो संज्ञा दी गई है साथियों, उसके क्रम में और उस समय जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो आक्रमण होते हैं उनकी चर्चा आज करने जा रहे हैं दोस्तों। सल्तनत काल जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उससे पूर्व का एक बिंदु है राजस्थान पुलिस के लिए, वो है भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण का तात्पर्य यहाँ पर है कि सिकंदर जो मौर्य काल से पहले आक्रमण कर चुका था उसकी बात अपन पहले हो चुकी थी, जिसे यवन आक्रमण कहते हैं, ये यूनानी आक्रमण कहते हैं, उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। अब इस समय जो है इन बिंदु पर जो प्राचीन भारत का जो मुस्लिम आक्रमण है, इसमें किस किस शासक ने आक्रमण किया, भारत पर उस समय राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए साथियों, जो भारत के प्रमुख मुस्लिम आक्रमण हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। भारत की राजनीतिक स्थिति में बताना चाहूँगा कि राजपूत काल भारत में तो राजपूत काल कहते हैं, लेकिन इस समय आक्रमण की क्या स्थितियाँ बनती है वो जिक्र कर रहे हैं। साथियों, भारत में जो राजपूत काल है वो किस समय को माना जाता है? 750 ईस्वी से लेकर, स्मिथ महोदय ने कहा है, राजपूत जो है गुर्जर प्रतिहारों से लेकर चौहान के पृथ्वीराज चौहान तक के शासनकाल को, या 750 ईस्वी के से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक के शासनकाल को राजपूत काल कहते हैं। अब इस राजपूत काल में भारत की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, मोटा मोटा मैं राजपूतों के शासनकाल का वर्णन करूंगा, उसके पश्चात जो है आक्रमण की स्थितियां दर्शाऊंगा। अब यहाँ पर जो है मुस्लिम आक्रमण की चर्चा होगी, तो मुस्लिम का कौन सा क्षेत्र होगा जिस समय ये शासन के दौरान आक्रमण होंगे? साथियों, ये राजस्थान की और उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थितियां हैं। इस राजपूत काल में आपको 4 राजपूत जो मैंने बताए थे पिछली क्लास में, उनका शासन काबिज था। कौन कौन सा? गुर्जर प्रतिहार, उसके दौरान फिर आता है परमार, और तीसरा जो है चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहते हैं, और चौथा जो आएगा वो है चौहान। तो इस समय जो है चौहान, यह जो बात करते हैं कि जब आक्रमण होते हैं तब कौन सा राजपूत शासक होते हैं, तो जरूरी नहीं कि चौहान के समय ही आक्रमण महत्वपूर्ण माना जाता है, इनके काल में भी जो है आक्रमण रहे हैं। क्या गुर्जर प्रतिहारों का केंद्र जो है उत्तरी भारत में, ये हमारे राजस्थान का आधार मान के बना है। ये मंडोर और भीनमाल वाला जो क्षेत्र है, ये मंडोर और ये भीनमाल और उज्जैन और ये आपका जो है कन्नौज, इस क्षेत्र में जो है ज़्यादातर साम्राज्य विस्तारित हुआ था, वो किनका था? गुर्जर प्रतिहारों का। अब गुर्जर प्रतिहारों का जो शासनकाल है, इस काल में यहाँ से देखें कि 500 से लेकर कब तक, यहाँ पर बताया जाता है कि 1000 ईस्वी तक, लगभग 1000 के बाद भी है 1025 तक, वहाँ 500 से लेकर 1025 ईस्वी तक जो है ज़्यादातर उत्तरी भारत में कौन रहे हैं? प्रतिहार रहे हैं। अब प्रतिहारों के समय जो आक्रमण होता है, मैं समरी के रूप में एक बार बता रहा हूँ, फिर बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। इस समय प्रतिहारों के समय मुसलमानों के जो है कौन कौन से आक्रमण होते हैं? ये आपका ईरान वाला प्रदेश, ये वाला आपका इराक वाला प्रदेश, ये आपका जैसे अफगानिस्तान वाला प्रदेश आ जाता है, तो ये वाला ईरान और इराक, इसके लगा हुआ ये आपका क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। अब सऊदी अरब और इसके नीचे ये वाला जो भाग है, ये वाला अफ्रीका है,
और यहाँ से जो ये छोटे छोटे दूसरे सीरिया और ये प्रदेश आ जाते हैं, और ये वाला जो आपका प्रदेश आता है वो है दोस्तों यूनान। ये आपका भूमध्य सागर, आक्रमण जो होगा प्रतिहारों के समय सबसे पहले जो आक्रमण होगा वो किसका बताया गया है? अरबी आक्रमण। सबसे पहला जो आक्रमण होगा भारत पर मुस्लिमों का वो होगा अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण। यहां से चलकर जो शासक होगा वो यहाँ से चलकर भारत के उत्तरी क्षेत्र, ये वाला जो सिंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ पर जब आक्रमण करते हैं तो ये सिंध और ये पश्चिम उत्तर वाले के कुछ भाग को जीत लिया जाता है, और पुनः भारत के जो प्रतिहार शक्तिशाली होते हैं वो उनका प्रतिकार करते हैं, और पुनः उनकी सत्ता कमजोर हो जाती है। अब दूसरा जो आक्रमण होगा वो दूसरा आक्रमण होगा दोस्तों यहाँ से इराक के उत्तरी वाले क्षेत्र जो हैं, यहाँ से जो आक्रमण होंगे वो गजनी या जो आपके मध्य एशिया के जो मुस्लिम लोग हैं उनका आक्रमण। ये वाला पार्ट जो है वो दूसरा आक्रमण है, और ये जो पहला पार्ट है जो है अरबी आक्रमण। ये गजनी प्रदेश है, एक जो पठानी क्षेत्र या जो आपका गजनी क्षेत्र है, यहाँ से जो है दो आक्रमण होते हैं। वो दो आक्रमण किसके होते हैं? एक आक्रमण करता है जो है वो मोहम्मद गजनवी होगा, और दूसरा जो होगा मोहम्मद गोरी होगा। इस प्रकार गजनी क्षेत्र से दो आक्रमण होंगे, और अरबी आक्रमण जो है मुसलमानी इस समय होंगे। तो ये पहला अरबी आक्रमण के समय में भारत के उत्तरी क्षेत्र में भी कौन थे? प्रतिहार थे। और यहाँ पर जो मैं गजनी का मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण होगा उस समय भी जो है राजस्थान के उत्तरी भारत के शासक कौन होंगे? प्रतिहार होंगे। और प्रतिहारों के बारे में राजपूत इतिहास के संबंध में जब अपन चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा कि प्रतिहारों की शक्ति किसके कारण नष्ट होती है। जैसे प्रश्न बनता है गुप्त काल में, गुप्तकालीन साम्राज्य किसके कारण या किसके आक्रमण से नष्ट हो जाता है? तो हूणों के आक्रमण से होता है। तो इसी प्रकार आपसे ये प्रश्न पूछे कि प्रतिहारों की शक्ति किसके कारण विनिष्ट होती है? तो गजनी या मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से होती है। महमूद गजनवी जो आक्रमण करेगा उसके कारण प्रतिहार कमजोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिहारों के समय दो आक्रमण होते हैं, एक तो अरबी आक्रमण और एक गजनी क्षेत्र का आक्रमण। इसी प्रकार जो लास्ट में जो भारत के उत्तरी भारत के जो शासक बनेंगे चौहान। अब चौहान कहाँ के हैं? ये भी राजस्थान के हैं, और राजस्थान में अजमेर और उन्होंने सांबर को अपना केंद्र मानकर अपनी शक्ति जो है पहले तो प्रतिहारों के अधीन रहे, बाद में चलकर ये खुद शक्तिशाली हो गए, और शक्तिशाली हो जाने के पश्चात जो इन्होंने उत्तरी भारत में साम्राज्य संभाल लिया था। तो इस दौरान परमार और चालुक्य सोलंकी कहाँ थे? तो इस समय जब ये प्रतिहार शासक थे तब जो है इस मालवा प्रदेश, उज्जैन और ये मंदसौर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो है परमारों का शासन रहा है। और इसी प्रकार जो ये जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला कुछ मिला हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कौन शासक थे? चालुक्य या सोलंकी शासक थे। इनकी आपको दिशा स्थिति या ध्यान में रखकर हम आक्रमणों की चर्चा करेंगे। अगर चालुक्य और सोलंकी आक्रमण किसी का प्रतिरोध करते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला भाग लगा हुआ। इसी प्रकार परमारों की शक्ति का अगर आता है तो ये हमारा उज्जैन और आसपास के मालवा क्षेत्र आएगा। अगर गुर्जर प्रतिहार और चौहानों की स्थिति आती है तो प्योर राजस्थान आता है। तो इन क्षेत्र में जो आक्रमण होंगे, हम आक्रमण जो पढ़ेंगे वो तीन प्रमुख आक्रमण हैं, और तीन प्रमुख आक्रमण में सबसे पुराना जो है, सबसे पहला जो है अरबी आक्रमण आएगा, और उसके बाद जो दूसरा आक्रमण होगा वो गजनी आक्रमण। गजनी से दो बार होगा, इसलिए गजनी से दो और एक अरबी मिलाकर कितने आक्रमण होंगे? तीन आक्रमण हो जाते हैं। तो इस दशा को आप ध्यान में रखकर आगे आक्रमणों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रथम प्रमुख मुस्लिम आक्रमण। तो प्रमुख मुस्लिम आक्रमण में जो मुस्लिम आक्रमण कितने हुए? प्रमुख मुस्लिम आक्रमण जो है वो तीन हुए। कितने हुए साथियों? तीन। अब तीन आक्रमण में जो सबसे पहला जो आक्रमण होगा वो किसका है? अब उस आक्रमण के बारे में आ जाता है। तो पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम जो है ये भारत पर आक्रमण करता है। कब ये आक्रमण करता है दोस्तों? 711 ईस्वी में। ये अरब कहाँ से आएगा? अरब प्रदेश से। अरब प्रदेश से भारत में आता है और यहाँ पर आकर इसने कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो आक्रमण का जो क्षेत्र है दोस्तों वो है सिंध प्रदेश। सिंध प्रदेश पर आक्रमण करता है। तो सिंध प्रदेश पर आक्रमण किस पर करता है और क्या स्थिति बनती है? तो यहाँ पर बात आती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब शासक का, राजकुमार का सेनापति बन के आता है और सेनापति बन के बाद में जो है भारत पर आक्रमण करके खुद जो है व्यक्तिगत राजा बनने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर बात आती है कि ये वाला जो प्रदेश है सिंध और ये वाला प्रदेश, इस क्षेत्र पर ये अरब की क्षेत्र की ओर से आक्रमण करता हुआ यहाँ आता है और इस सिंध प्रदेश में 711 ईस्वी में किसे पराजित करता है? वहाँ का शासक है दोस्तों कौन? यहाँ का जो शासक कहलाएगा उसने जो है दारा या दाहिर जो है हिंदू शासक जो था, दाहिर को पराजित किया। अब दाहिर को पराजित करने के पश्चात ये सिंध का क्षेत्र का शासक बन गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में। अब यहाँ पर बात आती है कि एक महत्वपूर्ण बात, जब सिंध ये हिंदू प्रदेश इसका हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का, तो इस क्षेत्र में ये प्रथम बार क्या करता है? जजिया कर लगाता है। तो महत्वपूर्ण बात है, प्रथम मुस्लिम कौन है जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। किस क्षेत्र में लगाया? तो सिंध के हिंदुओं पर लगाया। और ये जजिया कर क्या होता है साथियों? क्योंकि जजिया कर के बारे में जब प्रश्न आ जाए तो सामान्य रूप से ये बात समझनी है कि अगर जनता विपरीत धर्म की है, मतलब जनता विपरीत धर्म की मतलब हिंदू है, और शासक अगर मान लो दूसरे धर्म का है जो मुस्लिम है, तो वो राजा जो है उस जनता से अधीन जो सेवा करने और सुरक्षा करने के बदले जो कर लेता है वो जजिया कर लेता है। इसका मतलब सिंध का राजा कौन हो गया? मुस्लिम, जबकि प्रजा कौन है यहाँ पर? हिंदू। तो वो जो मुस्लिम राजा है वो हिंदू जनता से सुरक्षा के बदले या उनकी सेवा के बदले जो है विकास के बदले जो कर लेता है वो जजिया कर कहलाता है। तो भारत में जो दाहिर के ऊपर या दाहिर के साम्राज्य में पहली बार जजिया कर लगाया गया। अब जब इस प्रकार की बात हुई तो इस समय जो हमारे भारतीय शासक थे, जो यहाँ पर साम्राज्य था राजपूताना में, वो थे दोस्तों प्रतिहार। प्रतिहारों में जो शासक यहाँ पर अपने उत्थान पतन जब चल रहा था, तब प्रतिहारों का शासक था जिसका नाम था दोस्तों, प्रतिहारों का शासक जिसने कि इनके विपरीत जो मुस्लिम साम्राज्य दाहिर जो है 712 ईस्वी में भारत से चला गया। इसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य रहा है। तब यहाँ पर प्रतिहारों का एक शासक था जिसका था रामपाल। ये रामपाल जो है अयोग्य शासक था। अब रामपाल प्रतिहार शासक है जो कि लगभग 8वीं सदी में हुआ था। ये अयोग्य शासक था। तब इसके क्षेत्र में राजपूतों या मुसलमानों का क्षेत्र बढ़ता गया। अब इस शासक के समय जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, मुस्लिम हावी हो रहे थे और जजिया कर बढ़ रहा था, तब यह कि रामपाल के पुत्र जिसका नाम था दोस्तों मिहिर भोज, यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है। मिहिर भोज ने जो है इसकी हत्या करके अपने पिता की और उसे अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो है मिहिर भोज ने क्या किया है, सत्ता संभाल ली। और मिहिर भोज ने जो यहाँ के जो मुस्लिम आक्रमण थे उन सभी का समूल नाश करना शुरू कर दिया। और तो और जो ये मिहिर भोज जो है वो ईरान और इराक के क्षेत्र तक भी चला गया और इन मुस्लिम क्षेत्रों को जो पराजित करके अपने क्षेत्र में मिला दिया। और उस क्षेत्र में जब मुस्लिम क्षेत्र में चला गया तो इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम के विपरीत इसने मुसलमानों के प्रति या मुसलमानों पर जो है पहली बार जो है जजिया कर लगाने वाला कौन है? मिहिर भोज। मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला एकमात्र प्रथम और अंतिम शासक कौन है? वो है दोस्तों मिहिर भोज।
ये प्रतिहारों के समय की बात है। और ये जो है ये भी कहता है कि दाहिर की पराजय का बदला लेता है। यह हिंदुओं की कमजोरी का जो है वो पूरा बदला लेता है। कौन? मीर भोज। और इस प्रकार जो है मुस्लिमों की सत्ता क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है। इसके बाद जो है अरबी आक्रमण नहीं हुए, और जो अगले जो आक्रमण होंगे वो कौन से हैं? गजनी के क्षेत्र के आक्रमण होंगे। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम और इस प्रकार जो है जजिया कर की जो बात आई थी वो मैंने आपको बताई है। अब बात आती है कि अगला जो आक्रमण होगा दूसरा वो कौन सा है। तो दूसरे आक्रमण की बात करें वो है गजनी आक्रमण। अब गजनी आक्रमण, गजनी क्षेत्र जो है कौन शासक हैं जो कि आक्रमण करेगा, उसमें से जो पहला शासक है जो क्षेत्र में आक्रमण करता है उसमें आता है महमूद गजनवी। अब इसका बात करें तो सबसे पहला इसमें जो आएगा महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जो है वो भारत का शासक कब बनता है दोस्तों? अब वो भारत का नहीं, सॉरी, गजनी प्रदेश का जो शासक बनता है वो है 997 ईस्वी। नक्शे के द्वारा आपको बता दूं कि भारत में प्रतिहारों की शक्ति प्रभावशाली है, और प्रतिहार जो है उत्तरी भारत के शासक हैं, राजपूत काल चल रहा है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लिया ये गजनी प्रदेश है, इस गजनी प्रदेश में महमूद गजनवी शासक बना 997 ईस्वी में, और इसके पिताजी ने भी भारत पर आक्रमण के प्रयास किए थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जो सफल नहीं हुए। इनके जो पिता थे सुबुक्तगीन ने भी भारत पर असफल आक्रमण किए लेकिन जीत नहीं पाया। अब यहाँ पर महमूद गजनवी जब शासक बना इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का वो बड़ा शासक बनना चाहता था। अब इस शासक बनने के लिए इसने सेना भी गठित कर ली, और सेना गठित करने के लिए ये भारत की ओर बढ़ना चाह रहा था। भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य है इसका, वो उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है धन पाने की इच्छा। धन पाने की इच्छा है। अब यहाँ पर जो है धन पाने की इच्छा या इस लक्ष्य को लेकर भारत पर आक्रमण किया कि भारत को लूट कर, क्योंकि उसे पता है कि भारत पर जो है मंदिरों और जहाँ की सेठ साहूकारों के पास जो अकूत मात्रा में धन है, वहाँ से धन लाकर अपने जो गजनी प्रदेश है इसको मैं मजबूत करूँगा, यहाँ पर सेना लाकर जो है मैं विश्व विजय प्राप्त करना चाहूँगा। अब इस उद्देश्य से भारत पर जो इसने आक्रमण की है वो कब से कब तक की है? इसने 1001 से लेकर इसने 1027 ईस्वी तक कितनी बार आक्रमण किए? इसने 17 बार आक्रमण किए हैं। अब 17 बार आक्रमण किए हैं तो इसका मतलब उद्देश्य क्या था? धन पाना। और धन पाने के उद्देश्य से ये भारत की ओर बढ़ा, और भारत की तरफ बढ़ा तो पहली बार इसने सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसको अपने अधीन बना लिया। लेकिन इस 17 बार के आक्रमण में इसने जो है आगे जो है कई उद्देश्य लेकर आया था कि न तो इसका धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करना है, और न ही किसी प्रकार की साम्राज्य स्थापना करनी। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? धन पाना। और धन पाने के उद्देश्य से 1001 में पहला आक्रमण और 1027 में उसने 17वां आक्रमण किया। इसका मतलब कुल कितने आक्रमण किए इसने? 17 आक्रमण किए थे। पहली बार में सिंध और पंजाब के लोगों को इसने जीत लिया, वापस धन लेके चला गया। इसी प्रकार दोबारा आया, फिर किस शासक को पराजित किया, ऐसे करके लूट के चला गया। अब जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण आता है इसका महमूद गजनवी का, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है कि महमूद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण कहाँ हुआ था और किसके लिए हुआ? धन पाने के लिए। और धन पाने के लिए जो इसने आक्रमण किया था वो है 16वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण? 16वां आक्रमण जो है इसने किया था कब? 1025 ईस्वी में। और 1025 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया था तो इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? सोमनाथ मंदिर को लूटना। ये गुजरात, और ये गुजरात में बना हुआ जो है क्या, कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा गया दोस्तों,
लेकिन महत्वपूर्ण जो लूट है वो इस समय की बताई जाती है कि महमूद गजनवी जो है उसने 16वें आक्रमण में या 1025 ईस्वी में आक्रमण करके लूटा था। कैसे? यहाँ पर जो है 16वें आक्रमण के दौरान इस क्षेत्र का जो मैंने बताया था कौन सी राजपूत जाति शासन कर रही थी, वो है दोस्तों चालुक्य। और चालुक्य वंश का कौन शासक था? यहाँ पर आता है भीम प्रथम। चालुक्य वंश का जो शासक है भीम प्रथम जो है ये शासन कर रहा था। अपनी दूरदर्शिता, मजबूती और अपने जो है ताकत के बूते इस आक्रमण को नष्ट करना चाह रहा था, लेकिन जो है परिस्थिति वश जो है इस महमूद गजनवी को पराजित नहीं कर सका और सोमनाथ मंदिर को लूटकर यहाँ से अकूत मात्रा में जो है रेगिस्तान से होते हुए जो है धन ले गया। और जो है ऊँट और खच्चरों पर लाद कर अकूत मात्रा में जब धन ले जा रहा था, तब इससे का प्रतिकार करने वाले भी जो है राजपूतों में कई जो मतभेद थे उस कारण इनका रास्ता नहीं रोक सके। अब ये प्रतिहारों के राज्य में होकर आता था और वापस जो है इन्हीं क्षेत्र से होकर निकल जाता था, लेकिन हमारी राजनीतिक जो संगठन या मजबूती नहीं होने के कारण ये सोमनाथ मंदिर तक भी चला गया और इस मंदिर के द्वारा उसने अकूत मात्रा में धन प्राप्त कर लिया। अब जो अंतिम आक्रमण है इसका 17वां, वो 17वां आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी में। अब 1027 ईस्वी में इसने जो है कहाँ पर आक्रमण किया? यहाँ पर जो है जाट और खोकर, यहाँ पर जाट और खोकर जाति का उल्लेख आता है। ये जाट और खोकर जो है पंजाब और इसी क्या नाम हमारे जो सिंध क्षेत्र हैं यहाँ पर एक जनजातीय निवास करती थी। खोकरों के विरुद्ध जो वापस गजनवी से आकर इसने गजनवी से आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में गजनवी महमूद गजनवी मारा गया। बताया जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो वह है खोकरों के विरुद्ध हुआ है। तो इस प्रकार जो है ये दूसरा आक्रमण महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ और महमूद गजनवी जो है गजनी का शासक बनने और धन पाने की इच्छा के कारण भारत पर आक्रमण किया था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये आपको सोमनाथ मंदिर और इनके आक्रमण की चर्चा के बारे में आपको दर्शाया जाता है। अब बात आते हैं कि इस महमूद गजनवी के साथ आने वाले विद्वान कौन कौन थे। महमूद गजनवी जब भारत में आया तब इसके साथ बहुत सारे विद्वान भारत में आए और उन विद्वानों के द्वारा भारत में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जो अरबी और उर्दू फारसी भाषा में लिखी जाती हैं। अब ये कौन कौन थे? जैसे मान लो कि एक आता है अल बरूनी। अल बरूनी जो है ये किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ आया। इसी तरह उत्तबी, इसी प्रकार फेतबी, इसी प्रकार अगला विद्वान है फिरदौसी, इसी प्रकार के जो विद्वान हैं जिसमें महत्वपूर्ण कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी जो है भारत में जो है आता है और अरबी साहित्य के या उर्दू साहित्य के द्वारा, फारसी साहित्य के द्वारा जो है हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ये महमूद गजनवी की बात थी। अगला जो महत्वपूर्ण मैं आक्रमण आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ और वो है दोस्तों कौन सा? तीसरा आक्रमण जो भारत पर होता है मुसलमानों का, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण आता है। अब इसके बारे में बात आती है कि कब से कब तक ये आक्रमण करता है। इसका जो जानकारी मिलते हैं, भारत पर इसके आक्रमण की चर्चा 1175 ईस्वी से होती है और कब तक? 1192 ईस्वी तक। और 1192 ईस्वी, सॉरी 1192 में तो जो महत्वपूर्ण युद्ध है, लेकिन अंतिम युद्ध 1194 में आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यह है कि मोहम्मद गोरी का ये तीसरी बार जो मुस्लिम आक्रमण होता है, यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये भी कहाँ का शासक बना? ये उसी महमूद गजनवी के क्षेत्र का शासक बना और इसी गजनी प्रदेश में
जो क्षेत्र आता है कि हेरात और घोर, ये प्रदेश भी इस क्षेत्र में मिले हुए थे। तो ये महमूद गोरी जो है इस गोर प्रदेश का शासक जो है बन जाता है। और ये शासक बनता है कब? जब ये 1173 ईस्वी में बनता है। 1173 ईस्वी में शासक बनता है। एक बात जो है महमूद गजनवी की जो मैं बताना भूल गया था, और प्रश्न बनता है क्या कि आगे मोहम्मद गोरी के बाद भारत में जो सल्तनत काल की स्थापना होगी, सल्तनत काल की स्थापना होगी तो इसका मतलब है कि भारत के शासक कौन होंगे? सुल्तान होंगे। तो सुल्तान होंगे तो प्रथम सुल्तान कौन कहलाता है? ये बात आती है। तो प्रथम सुल्तान की जब बात आती है तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो प्रथम अगर सुल्तान की बात आए तो प्रथम सुल्तान जब भारत से धन लूट कर ले जाता है महमूद गजनवी, तो प्रथम सुल्तान कहलाता है कौन? महमूद गजनवी। ये प्रथम सुल्तान कहलाता है दोस्तों। इसका मतलब है कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो महमूद गजनवी आएगा। अब महमूद गजनवी या उस सुल्तान की जगह जो है इस गोर प्रदेश का आगे चलकर कुछ समय बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो उत्तराधिकारी कौन है? मोहम्मद गोरी। और गजनवी जो है इसके कुछ पूर्वजों से पूर्व रहा है। इसे 1127 में इसकी मृत्यु बताई जाती है। और गजनवी के पश्चात जो है कुछ उत्तराधिकारी होते हैं। उसी वंशज परंपरा में जो गोर प्रदेश का उत्तराधिकारी आकर इस गजनी प्रदेश का क्या बन जाता है दोस्तों? शासक बन जाता है। तो अब यहाँ पर गजनी प्रदेश का जो शासक बनता है, अब इस क्षेत्र में जो है कौन ऐसा शासक है इस गोर प्रदेश का जो कि नेतृत्व संभाल सके और हमारे जो इनके जो पूर्ववर्ती जो शासक थे कौन? महमूद गजनवी, इस परंपरा को कायम रख सके। तो इस हेरात और गोर प्रदेश से आता है, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो आता है, अब इस गजनी प्रदेश का शासक हो जाने के बाद इसके पास भी वही चैलेंज है, कौन सी? धन का। अब ये बड़ी सेना रखना चाहता था, आक्रमण से सुरक्षा या विस्तार के लिए जो सेना की जरूरत थी, इसके लिए इसको आवश्यकता क्या थी? धन। और इसने भी जो है धन पाने के लिए आक्रमण का उद्देश्य कैसे बनाया? भारत पर। तो इसने धन पाने के लिए भारत पर क्या किया है? आक्रमण किया। इसका मतलब है कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का दोनों का एक ही उद्देश्य, क्या? भारत पर से धन पाना। लेकिन इसके बाद जो है थोड़ी परिस्थितियां बदल जाती। किसके बाद? मोहम्मद गोरी के बाद। तो इस मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करता है, कब? जो सबसे पहले 1175 ईस्वी में करता है। तब मैं की राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां बता देता हूँ कि भारत में कौन से शासक थे, किस प्रकार की जो है इनमें वैमनस्य था, उनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद जो है इसका आक्रमण करेंगे। तो इस आक्रमण के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए, किसके बाद की जो चर्चा हुई थी वो आपको सामने आ जाएगी। तो महमूद गोरी जब इस गजनी प्रदेश का शासक बना, तो इस गजनी प्रदेश का शासक बन गया था और ये धन पाना चाहता था, अपनी सारे दावपेच तैयार कर रहा था। तब हमारे इस राजपूताना में या उत्तरी भारत में जो है कौन सा? ये कन्नौज है, आपको समझना है। और ये वाला जो उत्तरी भारत का जो साम्राज्य दिल्ली और ये वाला जो प्रदेश आ जाता है, यहाँ का जो शासक बन जाता है कौन? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। और इधर जो आपके गुजरात और इस क्षेत्र का जो शासक था जो आता है कौन? चालुक्य शासक। और चालुक्य शासक के जो नाम है वो कौन है? ये सोमनाथ मंदिर। और ये वाला मैं कहूँगा तो इस समय जो शासक हैं वो हैं भीम द्वितीय। अब सर कह रहे थे, आप पहले भी तो कह रहे थे भीम। हाँ बिल्कुल, जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था तब भी चालुक्य शासक भीम फर्स्ट था, लेकिन वो ताकत में जो है इनके जो है मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन इस बार जो है दूसरा भीम द्वितीय है, ये जो है सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए कैसे सफल हो जाता है वो बात बता रहा हूँ। अब है कि उत्तरी भारत की बात बताता हूँ। ये दिल्ली प्रदेश को लेकर या इस क्षेत्र को लेकर कन्नौज का जो शासक था जिसका नाम था जयचंद,
जो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक है। और मैंने बताया था कन्नौज पर जो है पिछली कक्षा में, कन्नौज पर 3 वंशों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो वर्धन वंश, दूसरा जो आयुध वंश और तीसरा गढ़वाल वंश। तो ये गढ़वाल वंश यहाँ से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो है मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम शासन की सत्ता शुरू होगी। यहाँ पर राजपूत क्षेत्र में, राजपूताना क्षेत्र में जो है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि अब प्रतिहारों की सत्ता किसके कारण नष्ट हो गई? महमूद गजनवी के कारण। अब जो है चौहान शक्तिशाली हो जाते हैं और चौहानों में जो पृथ्वीराज चौहान जो पहले सांबर के क्षेत्र के निवासी थे और बाद में अजमेर के क्षेत्र में आ जाते हैं, उनमें जो चौहानों का जो योगदान है वो अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे विस्तार से। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली का क्षेत्र का और उत्तरी भारत का क्षेत्र राजा बन जाता है, राजधानी इसकी अजमेर होती है और अजमेर में राज्य कर रहा था। अब इस पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद के मध्य जो है जयचंद की पुत्री संयोगिता को लेकर मतभेद रहते हैं। राज्य साम्राज्य को लेकर मुख्य रूप से तो मतभेद हैं, लेकिन जो है विवाह हो जाने, संयोगिता का विवाह करने या हरण कर लेने के पश्चात ये मतभेद अधिक बढ़ा। इस समय जो है इससे पूर्व जो है दक्षिण चालुक्य, इस प्रदेश का जो शासक है चालुक्य शासक भीम के समय क्या चुनौती आई थी। अब यहाँ पर गजनी का जो शासक 1173 ईस्वी में ये शासक बना, कौन? मोहम्मद गोरी। और इसने जो है धन पाने के लिए भारत पर आक्रमण करना चाहा। तो इसने देखा कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्ववर्ती शासक महमूद गजनवी, जिसने अकुत मात्रा में धन जो है कहाँ से प्राप्त किया था? उसने सोमनाथ मंदिर को लूट कर किया था। तो क्यों नहीं मैं भी जो अपना धन पाना है तो धन सीधा सोमनाथ मंदिर से लूट के ले आऊँ। तो इसने महमूद गजनवी ने जो अपनी योजना बनाकर 1175 ईस्वी में यहाँ से जो क्षेत्र हैं ईरान इराक के, ये सऊदी अरब है, ये वाला अरब सागर है, यहाँ से जल मार्ग के द्वारा समुद्र में से या जल मार्ग के द्वारा इसने गुजरात पर आक्रमण किया। कब? 1175 ईस्वी में। जब 1175 ईस्वी में इसने सीधा आक्रमण किया तब भीम द्वितीय ने इसको तट पर उतरने ही नहीं दिया और इसको वापस खदेड़ दिया। किसको? मोहम्मद गोरी को। अब इसने देखा कि हम सीधे रास्ते से या जलमार्ग से हम नहीं प्राप्त कर सकते भारत के क्षेत्र को, तब उसने योजना बनाकर अब थल मार्ग से आक्रमण करने की योजना बनाई। अब ये भारत के जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र की तरफ बढ़ चुका था और इधर जब यह काबुल गांधार की तरफ बढ़ा हुआ था उस समय जो है इस पृथ्वीराज और जयचंद के जो है विरोधी स्थितियाँ बनी हुई थी। तो जयचंद ने जो है जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी को जो है भारत पर या पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। अब उत्साहित किया तो क्या स्थितियाँ बनती है कि मोहम्मद गोरी यही चाहता था कि उसे परिस्थितियाँ अनुकूल मिले। अब इसके कारण जो मोहम्मद गोरी और आगे बढ़ाता है। जब इसको जयचंद का सहारा मिलता है तो ये और आगे बढ़ आता है और बढ़ आने के बाद जो है मुख्य युद्ध कौन कौन से होते हैं, जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होंगे, और वो युद्ध हरियाणा क्षेत्र के महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। और वो हरियाणा के क्षेत्र के महत्वपूर्ण युद्ध कौन से हैं? एक स्थान है यहाँ पर जिसका नाम है दोस्तों तराइन। तराइन क्षेत्र में 2 युद्ध होते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1191 ईस्वी में और इस 91 ईस्वी में इस अजमेर का चौहान शासक जो है इसका प्रतिकार करने जाता है और 1191 में इस मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज क्या कर देता है? पराजित कर देता है। पृथ्वीराज काफ़ी शक्तिशाली शासक था, इसने कई आक्रमणों का प्रतिकार भी किया और क्षेत्र को जीता भी था। लेकिन मोहम्मद गोरी के जो है इस आक्रमण को सामान्य आक्रमण मानकर जो है इसे भगा दिया और मोहम्मद गोरी भी भाग गया। लेकिन इसका उस पृथ्वीराज ने न तो पीछा किया और न ही उस शक्ति को जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया था। नहीं प्रयास किया तो क्या स्थिति आई? तो इस मोहम्मद गोरी ने अपने क्षेत्र में या अपने एरिया में जाकर इसने क्या करी? सैनिक तैयारी करी और भारतीय कमज़ोर स्थिति को इसने मापना चाहा। अपनी युद्ध कला को इसने बढ़ाया और सैनिक तैयारी करके जब ये पुनः आक्रमण के लिए लौटा तो इसने दूसरा आक्रमण कब? 1192 ईस्वी में। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा और तराइन के द्वितीय युद्ध में अब जो है कौन?
जो कि असावधान रहा, उस पृथ्वीराज चौहान जो है दोस्तों इस युद्ध भूमि में जो है पराजित हो जाता है और बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बना लिया जाता है इस तैरानी के मैदान में, तो इस महमूद गजनवी जो है इस पृथ्वीराज को कहाँ ले जाता है, अपने गजनी गांधार प्रदेश ले जाता है और यहाँ ले जाकर काबुल का क्षेत्र जो है ये कहलाता है। यहाँ पर ले जाने के साथ इसके साथ में कौन गया था, चंद्र बरदाई भी गया था और इसका उद्देश्य जो धन पाना था, धन लूट कर वो गजनी प्रदेश ले गया। लेकिन अब जो परिस्थिति साम्राज्य की स्थिति में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, इन मोहम्मद गोरी के साथ जो आने वाले जो सेनापति थे वो दो सेनापति प्रमुख माने जाते हैं। एक सेनापति जो आएगा वो आएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और एक दूसरा जो है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये दो सेनापति हैं जिनकी खूब चर्चा होती है। अब ये तो मोहम्मद गोरी तो अपने प्रदेश में चला गया है, लेकिन बख्तियार खिलजी जो है वो यहाँ से होता हुआ आगे चला जाता है। कहाँ पर, पूरी आधुनिक बिहार और पटना के क्षेत्र में। जब ये आगे बढ़ रहा होता है तब अब इसका प्रतिकार करने के लिए कौन खड़ा हो जाता है, या कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी का विरोध करने वाला कौन आएगा, जयचंद आएगा। क्योंकि जयचंद से जो पहले जो वादा किया था, जिसके कारण आक्रमण किया था, जयचंद ने दिल्ली प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जीतना चाहा, लेकिन ये मोहम्मद गोरी और इस मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी को इसने परेशान करना शुरू किया, उसके रास्ता रोका। तो पुनः जो मोहम्मद गोरी जो है इनका प्रतिकार करने के लिए कब 1194 ईस्वी में ये पुनः भारत पर आक्रमण करने के लिए आता और 1194 ईस्वी में अब जयचंद से मोहम्मद गोरी का जो युद्ध होगा वो युद्ध कौन सा है दोस्तों, चंदावर का युद्ध। अब चंदावर का जो युद्ध होगा, इस युद्ध में जयचंद पराजित होकर इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद गोरी जो है चंदावर के युद्ध से वापस कहाँ चला जाता है, अपने प्रदेश चला जाता है। एक और बात, मोहम्मद गोरी की बात समाप्त करते हैं, फिर बाद में इन दोनों की बात करता हूँ कि इसी दौरान मोहम्मद गोरी का भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ है दोस्तों 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में जब आक्रमण किया था तब कहाँ पर किया, इसने सिंध प्रदेश के जो खोखर जाति हैं, इन खोखर जाति के विरुद्ध किया था, जिस पर महमूद गजनवी ने भी किया था। अब इन खोखरों के विरुद्ध आक्रमण करता है 1206 ईस्वी में, तब इस खोखरों के विरुद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वो क्या हो जाता है, मारा जाता है। इसका कारण है कि गोरी की मृत्यु कब होती है, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी क्या होता है, मर जाता है। अब इसके बाद इन सेनापतियों की क्या दशा होती है वो बता रहा हूँ। जब ये मोहम्मद गोरी जिंदा था तब बख्तियार खिलजी जो है उत्तरी भारत में होता हुआ आधुनिक जो है बंगाल उड़ीसा की तरफ चला गया और इसने जो है 1198 ईस्वी में जो है विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको नष्ट कर दिया। मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय बताया था। तब उस दौरान जो है उसको आग लगाने से उन भिक्षुओं की हत्या जो किसने की थी, बख्तियार खिलजी ने, जो किसका सेनापति है, ये इस मोहम्मद गोरी का सेनापति। इसी प्रकार रास्ते में आने वाले बौद्ध भिक्षुओं केंद्र जो भी थे उनको लूटपाट करता हुआ या उनको तहस-नहस करता हुआ ये वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुँच गया था और इस महत्वपूर्ण जो विक्रमशिला और ये केंद्र थे इनको विनिष्ट कर दिया। तो ये बात हुई बख्तियार खिलजी की। और अब जो आता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सामान्य सी बात बताता हूँ क्योंकि मुझे विस्तार से चर्चा करनी है इनके साथ। कब, जब हम ये आपका सल्तनत काल पढ़ेंगे या गुलाम वंश पढ़ेंगे तब इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सामान्य जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, कि मोहम्मद गोरी जो है भारत से कब सामान्य रूप से चला गया था, वो भारत से चला गया दोस्तों 1192 से ही। केवल युद्ध करने आया था, चंदावर का युद्ध 94 और 1206 में युद्ध किया था। लेकिन 1192 में जब पानीपत का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय इस जीते हुए प्रदेशों का ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी भारत के, जहाँ पर उसने
पृथ्वीराज चौहान के जो साम्राज्य थे, इस क्षेत्र का अधिकारी जो है उसने मोहम्मद गोरी ने किसको बना दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी ये गजनी प्रदेश में अपने इच्छानुकूल जो शासन कर रहे हैं और उसने जो धन चाहिए था वो मिल गया। अपने सेनापतियों को यहाँ साम्राज्य करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो वो प्रदेश जीते थे उस क्षेत्र का शासक बना। इसने अपनी राजधानी जो है किससे बनाई थी? लाहौर को बनाई। और लाहौर को राजधानी बनाकर अब शासन कौन करने लगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक करने लगा और धीरे धीरे इन मुस्लिम शासकों की जो है नींवें मजबूत हुई, गढ़ और राज्य स्थापित हुए। इस प्रकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो क्रमशः जो मुस्लिम अधिकारी हुए हैं उन्होंने सत्ता स्थापित कर ली। और ये जो सभी कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर आगे चलकर सभी जो शासक हैं अपने आप को क्या कहलाते थे? सुल्तान कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था, इसलिए इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, लेकिन आगे जो चलकर जो इनके उत्तराधिकारी होंगे उन सभी ने क्रमशः जो है अपने आप को सुल्तान कहा है। इस कारण इनकी राजधानी भी प्राय कौन सी रही है? दिल्ली। इस कारण अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली मेन केंद्र है, इसलिए अगला बिंदु क्या आ जाएगा? दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे। अब इस सल्तनत काल जो आएगा ये मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत से माना जाता है। अब इसमें जो प्रथम जो अधिपति बनता है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके साथ से गुलाम वंश होता है। इनके काल में कौन कौन से वंश आते हैं वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न जो मैं बना रहा हूँ वो ये है कि प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो वो आता है महमूद गजनवी। लेकिन प्रश्न ये आता है कि भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों आपको देना है और मैं जो आपको दूंगा वो अगली क्लास में देने जा रहा हूँ कि भारत का प्रथम सुल्तान किसे माना गया है, किसे जाना जाता है। इस सल्तनत काल की शुरुआत और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तब तक इन स्लाइड को, टीवी को, मोबाइल को देखते रहें और उसमें जो किसी प्रकार की बात आती है तो बिल्कुल आप मैसेज करके हम पूछें, जिज्ञासा जितनी बनती है पूछें। और अगली क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ दिल्ली सल्तनत का। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।